देश का खाते हो, देश का सोचते हो, देश का सोते हो, देश को चबाते हो, देश को हगते हो, देश को ही मूतते हो। तुम ही हो देशभक्त। महिलाओं का जिक्र करते हैं तो क्या उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये जो लोअर कास्ट की महिला होगी तभी इस नियम का इस्तेमाल किया जा सकेगा? इसके अलावा जो पुलिस प्रशासन है वो किस तरीके से, जब अपर कास्ट के लोग आंदोलन कर रहे थे तो वो उनकी मदद कर रहा था। यहाँ तक आ गए कि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात है। जो अपर कास्ट का है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 14 और 15 के विरुद्ध है। ये अपने आप में एक अधूरा है। मैं ये कहता हूँ कि ये अधूरा है वो इसलिए क्योंकि इसमें जो देश की सभी संस्थाओं को कवर नहीं किया गया है। इसमें आईआईएम, आईआईटी और एम्स जैसी संस्थाओं को इंक्लूड नहीं किया गया है। ये अपने आप में शर्मनाक बात है। इसमें ये इंक्लूड होना चाहिए। आप मान लीजिए एक संसदीय क्षेत्र है और उस क्षेत्र में आपको बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, डिस्पेंसरी ये सब बनानी है। आपके पास में बजट भी था, आपके पास में ज़मीनें थी, संसाधन थे, सब कुछ था। और एक एमपी के नीचे कुछ एमएलए थे, एमएलसी थे, गांव की पंचायतें थी। तो ये सब काम करने के लिए आपको कितना वक्त लगेगा? तो आप कहेंगे 5 साल में हो जाएगा, 10 साल में हो जाएगा, 15 साल में हो जाएगा, 20 साल में हो जाएगा। बस इतने दिनों में तो हो ही जाएगा ये सब चीज़ें अगर एक ज़िले में तैयार करनी हो। लेकिन आज 77 साल के बाद में भी आप चले जाइए, आप विकास जो विज्ञापनों में दिखाते हैं वो मत देखिए। आप गांव में जाइए, देखिए वहाँ पर कितनी सड़कें बनी हैं, कितने स्कूल हैं, कितने कॉलेजेस हैं, कितनी यूनिवर्सिटी हैं, कितनी डिस्पेंसरी हैं, कितने अस्पताल हैं। इन लोगों ने वो सारा का सारा पैसा खा लिया। जितने भी देश के विकास का पैसा था वो खा लिया। एससी, एसटी, ओबीसी के विकास का पैसा था, इन्होंने खा लिया। इन्होंने उनके तन से कपड़ा छीन लिया, उनके मुंह से रोटी का निवाला छीन लिया। और फिर क्या कहते रहे? भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। भ्रष्टाचार नहीं है ये। अपने लिए ये शब्द निकाल के आप बोलेंगे कि जी भ्रष्टाचार हो गया। भ्रष्टाचार नहीं है, ये देशद्रोह है। इसी को देशद्रोह कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, टाउन हॉल टाइम्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से हमारे देश में अफरा तफरी का माहौल था, जिसको हमारे देश का गोदी मीडिया, दरबारी मीडिया पूरे देश में अफरा तफरी फैला देना चाहता था। और स्पेशली यूजीसी रेगुलेशंस को लेकर जो अभी आए थे, उसके ज़रिए वो लोगों के पास में जा जाकर लोगों को बता रहे थे कि इसमें क्या है क्या नहीं है, अपर कास्ट के लिए कितना ये खराब हो सकता है। और बाकायदा वो हत्या, बलात्कार, शिक्षा, बेरोजगारी पर कभी इतनी चर्चाएं नहीं करते, लेकिन इस पर रोज़ सुबह से लेकर शाम तक वो चर्चाएं कर रहे थे। देश में मतलब एक अफरा तफरी का माहौल वो पैदा कर देना चाहते थे। पूरा का पूरा हिंसात्मक माहौल उन्होंने तैयार कर दिया था। देश में काफ़ी जगह पर प्रदर्शन भी हो रहे थे। उस प्रदर्शन में कुछ हिंसक प्रदर्शन भी थे। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। तो इस तरह के जो माहौल था वो मीडिया ने पूरी तरीके से तैयार करने की कोशिश की। मेरे हाथ में ये जो है यूजीसी रेगुलेशंस, और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि ये एक खतरा हो सकता है समाज के लिए या देश के लिए या एक वर्ग के लिए, ये सही नहीं है। तो इस पर 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अब ये पूरा का पूरा जो मसला है, ये भी हो सकता है कि ये जो दरबारी मीडिया या पूरा का पूरा गेम प्लान ऐसे हो कि ये अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए किया हो सरकार ने, जिसमें यूजीसी शामिल है, जिसमें सभी लोग शामिल हैं। और
जाहिर सी बात है, जो गोदी मीडिया है, पत्रकार हैं, वो तो अपने राजनीतिक आकाओं के लिए, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए ये सब काम कर ही रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस तरीके से जो हमारा गोदी मीडिया है, वो सुबह से लेकर शाम तक हिंदू मुस्लिम की बात करते रहता है, सुबह से लेकर शाम तक देश में हिंसा का माहौल बनाने में लगा रहता है, वो इस एक्ट को लेकर यहाँ तक आ गए कि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात है। जो अपर कास्ट का है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस खत्म हो जाएगा, आर्टिकल 14 और 15 के विरुद्ध है। इस तरह की वो बातें करने लग गए, जबकि इस तरह के एक्ट पहले से भी मौजूद हैं। और इसमें हालांकि वो कुछ सुधारों की भी बात कर रहे थे, जो चर्चा में ये सारी बातें आई कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो डेफिनेटली सुधारों की आवश्यकता हमेशा रहती है। जहाँ भी आप जाएंगे या देश में कोई भी कानून बना है या कोई भी किसी भी तरह की जो चीज़ें आई हैं, उसमें सुधार हमेशा होते आए हैं। तो उन सुधारों के लिए इतना हिंसात्मक माहौल बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके हमारे देश में इस तरह का जो गोदी मीडिया है माहौल बना रहा था। अब इसी बात से नाराज और क्षुब्ध SC ST OBC के लोग पूरे देश में आंदोलित हो गए हैं। जगह जगह पर उनके आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन इन आंदोलनों में और अपर कास्ट के आंदोलनों में एक फ़र्क ज़रूर है कि जो मात्रा SC ST OBC की जितने लोग आंदोलन में होते हैं, उतने इस तरीके से दिखाया जाता है कि कुछ भी लोगों पर फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा जो पुलिस प्रशासन है, वो किस तरीके से जब अपर कास्ट के लोग आंदोलन कर रहे थे तो वो उनकी मदद कर रहा था, उनको हथियार भी लहराने दे रहा था, उनको अपशब्द भी बोलने दे रहा था, और एक तरीके से मदद हो रही थी। और जबकि जब अब ये SC ST OBC आंदोलन कर रहे हैं तो इन पर हाथापाई और किस तरह की गिरफ्तारियां या इस तरह का माहौल बना दिया है। कल इसी चीज़ को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन की घोषणा की गई है। SC ST OBC संगठनों ने, आर्ट्स फैकल्टी पर ये प्रदर्शन होगा। लेकिन मैं ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे ये सूचना देनी थी, बल्कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि जिस तरीके से गोदी मीडिया ने, दरबारी मीडिया ने देश के आम लोगों को भड़काया, देश के जो अपर कास्ट के लोग हैं वो उनको किस तरीके से इसको प्रेजेंट किया, क्या वो मुझे बताएंगे कि जब इस एक्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पूरा एक्ट मेरे सामने है, और जिसको भी कोई भी शंका हो वो पूरा एक्ट इस पर निकाल कर वो सामने रख ले कि जिस वक्त में वो महिलाओं का जिक्र करते हैं, SC ST OBC का जिक्र करते हैं तो ठीक है, लेकिन जब वो महिलाओं का जिक्र करते हैं तो क्या उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये जो लोअर कास्ट की महिला होगी तभी इस नियम का इस्तेमाल किया जा सकेगा, या इसमें जो लिखा है जो दिव्यांग होगा वो लोअर कास्ट का होगा तभी ये नियम लागू होगा, या इसमें ये लिखा है कि वो किसी खास प्रांत का होगा या किसी खास भाषा का बोलने वाला होगा तभी ये नियम लागू होगा। अपने आप को राष्ट्रवादी मीडिया ये कहने वाले और देश में कुछ ऐसी सीक्रेट संस्थाओं के जो लोग देश में अफरा तफरी फैला देना चाहते हैं, क्या वो इसको देखकर, इस नोटिफिकेशन को देखकर, इस गैजेट नोटिफिकेशन को देखकर कोई ये बता सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की बात कर रहा है, तो महिलाएं सिर्फ लोअर कास्ट होनी चाहिए और जो दिव्यांग हैं वो सिर्फ लोअर कास्ट होने चाहिए, या वो गरीबों की बात कर रहा है, जो पिछड़ों की बात कर रहा है, तो क्या वो किसी खास जाति के ही होने चाहिए, क्या इसमें कहा गया है? तो यानी फिर ये इसमें भी सुधारों की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर हमारे देश के गोदी मीडिया ने देश को गुमराह किया है, और अब कल जब ये आंदोलन होगा, सबसे बड़ी बात ये है कि इस नोटिफिकेशन में, इस रेगुलेशंस में कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, जेंडर, डिसेबिलिटी
सबका हवाला दिया गया है। हालांकि ये अपने आप में एक अधूरा है। मैं ये कहता हूँ कि ये अधूरा है वो इसलिए क्योंकि इसमें जो देश की सभी संस्थाओं को कवर नहीं किया गया है। इसमें आईआईएम, आईआईटी और एम्स जैसी संस्थाओं को इंक्लूड नहीं किया गया है। ये अपने आप में शर्मनाक बात है, इसमें ये इंक्लूड होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि सिर्फ पढ़ने वाली संस्थाओं में तो ठीक ही है कि जिस तरीके से इसमें एक कमेटी बनाने की बात की गई है और इस कमेटी में SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी तरीके से जब नौकरियों में इंटरव्यू होता है तो तब वहाँ पर इनके प्रतिनिधि क्यों नहीं होते हैं, या उसकी कैमरा में रिकॉर्डिंग क्यों नहीं होती है इंटरव्यू की, या इंटरव्यू होता ही क्यों है? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि SC ST लोगों को इंटरव्यू में कम मार्क्स देकर उनको बाहर कर दिया जाता है और अपर कास्ट के लोगों को ज़्यादा मार्क्स देकर आगे कर दिया जाता है। ये इंटरव्यू का कमाल है। तो इसको इन कैमरा क्यों नहीं कराने की बात करते हैं वो? अगर सुधार करना है तो बहुत अच्छे ढंग से करो और सच्चे मन से करो, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि ये बात यहाँ पर सिर्फ ख़त्म नहीं हो रही है, ये बात इसलिए भी आगे बढ़ना है कि दरअसल हमारे देश में जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ और उसके बाद में संविधान भी भारत को मिल गया अब डॉक्टर BR अम्बेडकर की मदद से, तो उसके बाद से इनका जो रवैया था वो ये कभी नहीं रहा कि हमें एक देश चलाना है। इनको देश चलाने वाली बात कभी थी ही नहीं इनके मन में। इनको तो ये समस्या हो रही थी कि यार ये देश तो आज़ाद हो गया, ये हमें सत्ता भी मिल गई, लेकिन अब इनका SC ST ये जो लोग हैं अब इनका क्या करें? ये तो फंस गए, और फंस गए तो इन्होंने शुरू से ही षड्यंत्रकारी तरीके से काम करना शुरू कर दिया। अब आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि किस तरीके से इन्होंने देश के SC ST OBC लोगों के साथ में धोखा किया है। मैं आपको बताता हूं। आप मान लीजिए एक संसदीय क्षेत्र है और उस क्षेत्र में आपको बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, डिस्पेंसरी ये सब बनानी है। आपके पास में बजट भी था, आपके पास में ज़मीनें थी, संसाधन थे, सब कुछ था, और एक MP के नीचे कुछ MLA थे, MLC थे, गांव की पंचायतें थी। तो ये सब काम करने के लिए आपको कितना वक्त लगेगा? तो आप कहेंगे 5 साल में हो जाएगा, 10 साल में हो जाएगा, 15 साल में हो जाएगा, 20 साल में हो जाएगा, बस इतने दिनों में तो हो ही जाएगा ये सब चीज़ें अगर एक ज़िले में तैयार करनी हो। लेकिन आज 77 साल के बाद में भी आप चले जाइए, आप विकास जो विज्ञापनों में दिखाते हैं वो मत देखिए, आप गांव में जाइए, देखिए वहाँ पर कितनी सड़कें बनी हैं, कितने स्कूल हैं, कितने कॉलेजेस हैं, कितनी यूनिवर्सिटी हैं, कितनी डिस्पेंसरी हैं, कितने अस्पताल हैं। इन लोगों ने वो सारा का सारा पैसा खा लिया। जितने भी देश के विकास का पैसा था वो खा लिया। SC ST OBC के विकास का पैसा था, इन्होंने खा लिया। इन्होंने उनके तन से कपड़ा छीन लिया, उनके मुंह से रोटी का निवाला छीन लिया, और फिर क्या कहते रहे? भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। भ्रष्टाचार नहीं है ये। अपने लिए ये शब्द निकाल के आप बोलेंगे कि जी भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार नहीं है, ये देशद्रोह है। इसी को देशद्रोह कहते हैं, यही होता है देशद्रोह। तुमने गरीबों के मुंह से निवाला छीना है, उनके ना जाने कितने बच्चे। आज यही मीडिया अभी थोड़ी दिनों में, अभी 2 दिन बाद में ये मीडिया अभी हिंदू हिंदू चिल्लाने लग जाएगा। तब कहाँ गए थे जब ये UGC नोटिफिकेशन पर आंदोलन हो रहा? तब इनका हिंदू आंदोलन कहाँ गया, हिंदू एकता कहाँ गई?
जब लोगों को सड़कों पर अपने शव जलाने पड़ते हैं, उनको शमशान में जगह नहीं मिलती जाति की वजह से, तब इनका कहाँ गया। जब आज भी पूरे देश में जाति के नाम से शमशान घाट हैं, ये कुछ लोगों को बड़ी हैरानी होगी कि मरने के बाद में भी आपकी जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती। अभी आप आर्टिकल 14 की 15 की प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे थे, लेकिन जब इनके ऊपर अत्याचार होता है तब तुम्हारे ये सारे के सारे आर्टिकल ना तुमको दिखाई देते हैं, ना सुनाई देते हैं, ना तुमने कभी पढ़े होते हैं। ये देश नहीं चला रहे हैं, बल्कि गुंडों का गैंग चला रहे हैं। और हमारी समस्या ये है कि यही रूप बदल बदल कर आ जाते हैं इन्हीं में से ही। क्योंकि मैं आपको बता दूं, 1947 में 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, और 16 अगस्त 1947 को जितने भी संघी थे, जितने भी लीगी थे, वो सारे के सारे कांग्रेस में घुस गए थे और वो उसके हिसाब से देश चला रहे थे। इन्हें नफरत है इस देश के लोगों से। और जब इनके अधिकारों की बात आती है तो इनके सारे कानून बनने लग जाते हैं। कोई खालिस्तानी कहलाए जाने लगता है, कोई नक्सली कहलाया जाने लगता है, कोई अर्बन नक्सल कहलाता है। सब बस तुम ही देशभक्त हो। देश का खाते हो, देश का सोचते हो, देश का सोते हो, देश को चबाते हो, देश को हगते हो, देश को ही मूतते हो। तुम ही हो देशभक्त। और तुम्हारे खिलाफ बोलने वाला वो देशद्रोही। दोस्तों, ये पूरा का पूरा षड्यंत्र आज से नहीं चल रहा है, 1947 के बाद से चल रहा है। अगर देश चलाना है तो देश के सभी लोगों को समान रूप से एक यूनिफॉर्म एजुकेशन फंडामेंटल राइट बनना चाहिए, नौकरी का अधिकार फंडामेंटल राइट बनना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और जब तक हम जाति देखते रहेंगे, जब तक हम इस तरह के आंदोलन करते रहेंगे, तब तक ये सब चलता ही रहेगा।